छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हरिहरपुर पर। आज हम लोग आव्यूह के बारे में देखेंगे। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे कि आव्यूह को किस प्रकार से समझा जाए और आव्यूह के सवालों को किस प्रकार से हम लोग आसानी से लगा पाए। तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं आव्यूह का। आव्यूह को मैट्रिक्स बोलते हैं, इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। आव्यूह बेसिकली होता क्या है? आव्यूह संख्याओं का एक अरेंजमेंट है। संख्याओं अथवा फलनों की एक निश्चित व्यवस्था को ही आव्यूह बोलते हैं। अर्थात यदि हम यम पंक्ति और यन स्तंभों में कुछ संख्याओं को अरेंज करते हैं तो ये व्यवस्था हमारी आव्यूह कहलाती है। तो आव्यूह किसे कहते हैं? तो कहेंगे संख्याओं अथवा फलनों की पंक्तियों अथवा स्तंभों में तथा स्तंभों में व्यवस्था ने क्या कहा? संख्याओं अथवा फलनों की पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्था, यही हमारा आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है। अब किस प्रकार से पंक्तियों और स्तंभों में संख्याओं को हम लोग व्यवस्थित करते हैं, तो उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमें कहीं दिया हो 2, 3, 5, 4, 1, 7, हमें यहाँ कोई भी संख्या अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। 8, 9, 4 कुछ भी हम लोग यहाँ लिख दिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमको 1, 2 और ये 3 पंक्ति, 1, 2, 3 और 3 स्तंभ दिख रहे हैं। और संख्याओं को हमने क्या किया? पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करके लिख दिया है। तो सिंपली इसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे 4, 3, 5, 9, 8, 7, ये हम लोग अपनी इच्छा से कोई भी अंक लिख सकते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, तो इन हम संख्याओं को कुछ रख दिए हैं और ये संख्याएं पंक्ति वाइज रखी गई हैं और स्तंभ वाइज रखी गई। अर्थात पंक्तियों और स्तंभों में हमने कुछ संख्याओं को रख दिया है और इसे एक वर्ग कोष्ठक से हम लोग क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। तो इस व्यवस्था को हम कहेंगे कि यह एक आव्यूह है। आव्यूह होता क्या है? संख्याओं अथवा फलनों का, ध्यान दीजिएगा, कुछ संख्याएं ही आपको दिख रही हैं, ये संख्याएं हैं। फलन के रूप में मतलब x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, साइन एक्स, कॉस एक्स, ऐसे फलन भी हो सकते हैं। यहाँ अंकों के स्थान पर फलन भी हो सकते हैं, एक्स वाई जेड करके। ऐसे भी हमको देखने को मिलेगा कि हमको चर भी कहीं कहीं देखने को मिले, तो उसको भी हम लोग आव्यूह ही कहेंगे। कि यदि हम चरों को बार बार अलग अलग जगहों पर रख दें तो वो जो व्यवस्था बनेगी वर्ग कोष्ठक बंद करने के बाद, उसी व्यवस्था को कि हमने जब संख्याओं अथवा फलनों को एक वर्ग कोष्ठक के भीतर रख दिया पंक्तियों और स्तंभों में सजा करके, तो ये व्यवस्था हमारी आव्यूह कहलाती है। आव्यूह का अवयव, आव्यूह का अवयव किसे बोलते हैं? अवयव को एक और चीज कहते हैं, तत्व। आव्यूह का अवयव अथवा तत्व अर्थात एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट किसे बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, किसी भी आव्यूह में उपस्थित संख्याओं को ही उस आव्यूह का
अवयव अथवा तत्व कहते हैं। अर्थात 4, ये 3, 7, 1, 5, ये सभी जो चीजें लिखी गई हैं इस अवयव के लिए उस अवयव का तत्व कहलाएंगी। अर्थात दिए गए अवयव में, ध्यान दीजिएगा, दिए गए अवयव में में 4, 3, 5 डॉट 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 आदि की जो 1 तक ये सब लिखे गए हैं अवयव के तत्व हैं, आदि अवयव के तत्व हैं। अब हम लोग समझें कि अवयव का निरूपण किस प्रकार से करते हैं। तो अवयव का निरूपण हम लोग सीखेंगे व्यापक स्तर पर किस प्रकार से हम लोग अवयव को रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे तो अवयव का निरूपण हम लोग जानते हैं। अवयव का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से करते हैं, जैसे ABCD। तो ABCD किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखिए हमने एक वर्ग कोष्ठक को बना दिया, तो वर्ग कोष्ठक के भीतर ही अवयव के अवयवों को लिखा जाता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर हम लोग अवयवों को भरेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, हमने लिखा A11, तो A11 क्या है, ध्यान दीजिए, A11 एक अवयव है। इस अवयव के लिए जो इसकी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में पड़ता है, इसलिए हमने इसे लिखा A11। A11 का मतलब एक ऐसा अवयव जो पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है। ये पहला वाला एक हमको बताता है पंक्ति संख्या और ये दूसरा वाला एक हमको बताएगा स्तंभ की संख्या, और ये 1 जो आपका है वो बताता है पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। A11 पहली पंक्ति पहले स्तंभ का, पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार से A12, A13, A12 का मतलब हुआ पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ये देखिए A13 ये पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार डॉट 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 करते करते हम लोग पहुंच गए A1n पर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहली पंक्ति और n वें स्तंभ का अवयव है। अब हम लोग नीचे आएंगे, देखेंगे दूसरी पंक्ति में क्या है। दूसरी पंक्ति के अवयवों को ऐसे लिखते हैं A21। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का ये अवयव लिखा गया है A21। A21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का ये अवयव है। ध्यान दीजिएगा, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव हमारा ये बना हुआ है A21। इसी प्रकार से हम यहाँ A22 लिखेंगे। A22 का मतलब दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। A23 डॉट 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 करते करते A2n। इसका मतलब ये एक ऐसा अवयव है जो दूसरी पंक्ति और n वें स्तंभ का सदस्य है। अब हम लोग इसी प्रकार यहाँ डॉट 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 बना देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति हुई, दूसरी पंक्ति, इसी तरह से तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए यमवी पंक्ति पर। तो यमवी पंक्ति का पहले स्तंभ का एक अवयव है AM1। AM1 का मतलब समझिए, AM1 का मतलब यमवी पंक्ति का मतलब ये हुआ कि पंक्ति को इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जैसे ये पहली पंक्ति थी
और ये पहला स्तंभ था तो A11 लिखा गया, ये A12 लिखा गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव था, और AM1 लिखा गया, इसका मतलब ये यमवी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। यमवी पंक्ति और पहला स्तंभ, ये हम लोग समझेंगे। इसी प्रकार से ये एक अवयव हो गया AM2। AM2 का मतलब यमवी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, AM3 यमवी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार डॉट 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 करते हुए AMN। AMN का मतलब क्या हुआ? AMN एक ऐसा अवयव है जो यमवी पंक्ति और यनवी स्तंभ में है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अवयव का निरूपण जो होता है वो निर्धारित पंक्तियों और स्तंभों की संख्याओं में हो। अब हम लोग समझेंगे कि एक व्यापक अवयव, एक व्यापक तत्व किस प्रकार से प्रदर्शित होता है। किसी अवयव का व्यापक अवयव अथवा व्यापक तत्व कैसे प्रदर्शित होता है। तो AIJ, ध्यान दीजिए, AIJ किसी अवयव का व्यापक तत्व है। इसको बोलते हैं अवयव का व्यापक अवयव। व्यापक अवयव का मतलब क्या हुआ? जनरल एलिमेंट। जनरल एलिमेंट अर्थात एक ऐसा एलिमेंट जो सभी एलिमेंट को अपने में समेटे हुए हो, अर्थात सभी का निरूपण स्वयं में कराने में सक्षम हो। इसका मतलब AIJ का मतलब क्या हुआ? AIJ वह अवयव है, किसी अवयव का वह अवयव है अथवा वह तत्व है जो, ध्यान दीजिएगा, जो IV पंक्ति संख्या I में और स्तंभ संख्या J में है। तो वह अवयव है जो IV पंक्ति I का मान 1 2 3 कर देंगे तो 1 करने पर इसका मतलब पहले पंक्ति में है, 2 का मतलब दूसरी पंक्ति में है, और I का मान 3 है तो तीसरी पंक्ति में है, 4 है तो चौथे पंक्ति में है, और J का मतलब जेवे स्तंभ में है। तो ये आगे वाला पंक्ति बताता है और जो दोबारा लिखा होता है वो हमको स्तंभ बताता है। IV पंक्ति एवं जेवे स्तंभ में है। ध्यान दीजिएगा, AIJ क्या है? अवयव का व्यापक अवयव इसको बोलते हैं। व्यापक अवयव का मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो सबको रिप्रेजेंट करने में सक्षम हो। और ये AIJ का मतलब क्या है कि कोई ऐसा अवयव है जो IV पंक्ति में है और J में स्तंभ में है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं लिखा हो AIJ तो I, ये जो आगे वाली संख्या लिखी होगी और ये जो बाद में संख्या लिखी होगी, तो ये हमको पंक्ति को बताता है, और ये जो दोबारा लिखा है ये हमको स्तंभ को बताता है। ये पंक्ति की संख्या बताएगा और ये हमको बताता है स्तंभ की संख्या। अवयव की कोटि अथवा क्रम, कोटि को क्रम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी अवयव में कुछ पंक्तियां और कुछ स्तंभ होते ही हैं। अगर मान लीजिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या का हम गुणा करके रिप्रेजेंट करें तो वही अवयव की कोटि कहलाता है। अर्थात पंक्तियों की संख्या और गुणे स्तंभों की संख्या ही अवयव की कोटि कहलाता है। किसी अवयव में यदि यम पंक्ति हो और यन स्तंभ हो तो पंक्ति और गुणे स्तंभ, ये हमारा अवयव की कोटि कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी अवयव में यम पंक्ति हो, पंक्ति का मतलब क्या होता है? रो, ROW, रो।
एवं यन स्तंभ हो। स्तंभ हो, स्तंभ का मतलब होता है कॉलम, COLUM यन, कॉलम हो तो आव्यूह की कोटि क्या होता है? आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह की कोटि बराबर होता है पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। अर्थात पंक्तियों की संख्या हमने यम मान लिया है, स्तंभ हमने मान लिया कि स्तंभ इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जो हैं उनको स्तंभ बोलते हैं। तो स्तंभों की संख्या हमने यन कहा है, तो यम क्रॉस यन, पंक्तियों की संख्या यम गुणे स्तंभों की संख्या। तो ये हमारा यम क्रॉस यन जो है यही आव्यूह की कोटि अथवा क्रम कहलाता है। ध्यान रखिएगा, आव्यूह की कोटि यम क्रॉस यन होते हैं, जहाँ यम क्या है? पंक्तियों की संख्या, यन है स्तंभों की संख्या। अब उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल इसका, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हो XYZ PQR, तो ये एक आव्यूह है। ए बराबर ऐसा लिखा हो तो ये एक आव्यूह है। इसमें पंक्तियों की संख्या देखिए, एक पंक्ति दो पंक्ति, अर्थात ये हमारा हो जाएगा रो वन पंक्ति संख्या 1, और ये हो जाएगा रो टू पंक्ति संख्या 2। और ये ध्यान से देखिएगा, ये पहला कॉलम है, पहला स्तंभ है, ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 1 है। और ये आपका देखिए कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 2 है, और ये आपका कॉलम नंबर 3 है, अर्थात स्तंभ संख्या 3। अर्थात हम क्या देखते हैं कि इस आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या है 3, तो इसकी कोटि हो जाएगी। तो कोटि लिखने को आ जाए तो हम लिख देंगे कोटि, 2 पंक्तियां हैं और गुणे स्तंभों की संख्या है 3, 2 गुणे 3, यह आव्यूह की कोटि। एक और उदाहरण देखते हैं कोटि के लिए, कि जैसे हमको दिया हो 2 4 6 9 2 3 9 2 3, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ अंकों की जगह पर 1 2 4। हमने इस प्रकार से किसी आव्यूह को लिख दिया। अब इसमें ध्यान से देखिए पंक्तियां कितनी हैं। ये पहली पंक्ति है, इसको R1 बोल दें, रो 1, ये रो 2 है, ये रो 3 है, अर्थात पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी। ये पहला कॉलम है C1, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। स्तंभ है पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम इसका कोटि क्या कहेंगे? 1 2 3 पंक्तियों की संख्या, 3 पंक्ति है, अगुणे स्तंभों की संख्या 1 2 3, तो स्तंभों की संख्या 3, यही क्या हो जाएगा? इसकी कोटि। ध्यान दीजिए, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या को आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो आव्यूह के भेदों की संख्या होती है 10 प्रकार के आव्यूह होते हैं। जिसमें पहला आव्यूह क्षैतिज आव्यूह है, इसे हम लोग देखेंगे। हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आव्यूह के प्रकार, मैट्रिक्स के प्रकार, कितने प्रकार का होता है। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे, पहला क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये होता क्या है कि यदि क्षैतिज पंक्तियों की संख्या ऊर्ध्वाधर स्तंभों से कम हो तो उसको क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 2 3 1 6 7 9 ऐसे लिखा गया है,
तो ध्यान देखिए कितनी क्षैतिज पंक्तियां हैं, 1 2, 2 क्षैतिज पंक्तियां हैं। स्तंभों की संख्या देखिए 1 2 3, 3 स्तंभ है और 2 पंक्तियां है। पंक्तियों की संख्या कम हो, स्तंभों की संख्या ज्यादा हो तो ये आपको क्षैतिज दिखेगा। तो आपको रिप्रेजेंट ही ऐसा होगा कि आप कह पाएंगे कि ये क्षैतिज आव्यूह है। अर्थात पंक्तियों की संख्या कम रहेगी, स्तंभों की संख्या ज्यादा हो तो उसको क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अर्थात देखिए ऐसा कोई आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या कम होती हो, लेस होती हो, किससे? स्तंभों की संख्या से, तो ऐसे आव्यूह को बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप ऊर्ध्वाधर आव्यूह का। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह को वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में जस्ट इसी का अपोजिट होगा कि कॉलमों की संख्या, ध्यान से देखिएगा, स्तंभों की संख्या कम पड़ेगी किससे? क्षैतिज पंक्तियों की संख्या से। तो अगर ध्यान से देखिए इस तरह का कोई आव्यूह दिख रहा हो, 2 1 3 9 8 7, तो इसमें आपको दिख रहा है ये स्तंभ की तरह दिख रहा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा की तरह दिख रहा है आव्यूह। तो ऐसे आव्यूह को हम लोग बोलेंगे ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। खासियत क्या है इसकी कि इसमें स्तंभों की संख्या देखिए 2 स्तंभ हैं और पंक्तियों की संख्या है 3। अगर स्तंभों की संख्या कम है, पंक्तियों की संख्या अधिक है, तो ऐसे में इसको हम ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहेंगे। अर्थात ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या होता है, ध्यान दीजिए, पंक्तियों की संख्या ज्यादा होती है, पंक्तियों की संख्या ग्रेटर होती है। किससे ग्रेटर होती है पंक्तियों की संख्या? स्तंभों की संख्या से। इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियों की संख्या। कहेंगे नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ऐसे किसी मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिसमें पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो, किससे? ऊर्ध्वाधर स्तंभों से, तो उसको ऊर्ध्वाधर आव्यूह बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगली तरह के आव्यूह के बारे में। तीसरा आव्यूह, तीसरा आव्यूह होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन मैट्रिक्स बोल सकते हैं या रो मैट्रिक्स बोलेंगे। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, पंक्ति आव्यूह बोलते हैं वो किसको कि जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, केवल एक ही पंक्ति उपस्थित हो किसी भी आव्यूह में, तो उसको हम पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, x y z, हमको स्तंभों की संख्या से कोई मतलब नहीं है कि यदि हमने कहा ना कि पंक्तियों की संख्या 1 दिख रही हो तो उसको हम पंक्ति आव्यूह कहेंगे। ये पंक्ति आव्यूह हो जाएगा जिसमें एक ही पंक्ति हम लोग देख रहे हैं। इसी प्रकार से चौथा होता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है समझ लीजिए। यदि किसी आव्यूह में एक ही स्तंभ उपस्थित हो तो उसको स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ए बराबर रिप्रेजेंट कर दें 1 2 3, तो ऐसे में इसको हम क्या बोलेंगे? स्तंभ आव्यूह। खासियत क्या है इसकी कि केवल एक ही स्तंभ है, यहाँ पंक्तियों की संख्या मैटर नहीं करती। ध्यान दीजिएगा कि केवल हम इसको कहेंगे कि जहाँ एक ही स्तंभ दिखता हो तो ऐसे आव्यूह को बोलेंगे स्तंभ आव्यूह। आगे हम लोग चलते हैं वर्ग आव्यूह।
पांचवें वैरायटी के बारे में, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर हो तो उसको वर्ग अवयव। वर्ग की तरह दिखेगा। वर्ग की परिभाषा होती है लंबाई चौड़ाई बराबर होना चाहिए। तो यहाँ वो चीज न बोल करके हम लोग कहेंगे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जिस अवयव में बराबर हो उसे वर्ग अवयव कहते हैं। इसे सुनिए, पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जिस अवयव में बराबर होती है उसको वर्ग अवयव कहते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक्स वाई जेड एल एम एन पी क्यू आर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पंक्तियों की संख्या 1, 2 और 3, स्तंभों की संख्या 1, 2 और 3। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे वर्ग अवयव। और इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 3x3। क्यों? क्योंकि इसमें पंक्तियों की संख्या ध्यान से देखिए 3, ये पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, ये स्तंभों की संख्या 3x3। ये इसका क्या हो जाएगा? कोटि। और इस अवयव को हम वर्ग अवयव कहेंगे। क्यों कहेंगे? जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो ऐसे अवयव को वर्ग अवयव। पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाए किसके? स्तंभों की संख्या के, तो इसको बोलते हैं वर्ग अवयव। अब हम लोग देखेंगे छठवें वैरायटी के बारे में जिसे बोलते हैं शून्य अवयव। छठवां है शून्य अवयव। शून्य अवयव को जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। नल मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है? कोई ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव 0 हो तो उस अवयव को हम शून्य अवयव कहेंगे, चाहे उसकी कोटि कुछ भी हो। कोटि कुछ भी होने का मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या कितनी है इससे हमको कोई मतलब नहीं। यदि किसी अवयव में प्रत्येक अवयव शून्य है तो उसको हम शून्य अवयव कहेंगे। समझिए, जैसे उदाहरण दिया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 0, 0, 0। ऐसे किसी अवयव को रिप्रेजेंट कर दें तो इसको हम शून्य अवयव कहेंगे। ये भी हमारा शून्य अवयव का उदाहरण है। तो ये सभी उदाहरण बन जाएंगे हमारे किसके लिए? शून्य अवयव के लिए। सातवां देखते हैं हम लोग। सातवां क्या है? इकाई अवयव। इकाई अवयव या तत्समक अवयव या तत्समक अवयव। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि क्वेश्चन लगाते समय अक्सर इसका जिक्र होता है इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स नाम से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझिए, इकाई अवयव किसे कहते हैं? कोई ऐसा अवयव कि जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष अवयव शून्य हो तो उसको इकाई अवयव कहते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे हम एक वर्ग अवयव की बात कर रहे हैं इसमें कि कोई ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। इसी को हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण। जब कोई वर्ग अवयव हम लोग बनाते हैं तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण। अब परिभाषा समझिए, परिभाषा ये है कि कोई एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो और शेष अवयव शून्य हो तो उसको हम बोलते हैं इकाई अवयव। दूसरा उदाहरण देखिए, 1, 1, 1, बाकी यहाँ 0, 0, 0, 0, 0, 0। हर जगह हमने शून्य को रखा सिवाय मुख्य विकर्ण को छोड़कर। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो? 1 हो, शेष अवयव शून्य हो तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर I2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम लोग समझ लेंगे कि ये दूसरी कोटि का
2x2 कोटि का कोई इकाई आव्यूह अर्थात जिसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ लगे हुए हैं, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ लगे हुए हैं, ऐसा वही इकाई आव्यूह है। I3 का मतलब क्या होता है? 3x3 का कोई इकाई आव्यूह होगा। 3x3 का मतलब 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ रखने वाली कोई इकाई आव्यूह हमको दी गई है I3 का मतलब। तो I से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको इकाई आव्यूह को। अब हम लोग देखेंगे 8वीं वैरायटी आव्यूह की। तो 8वीं वैरायटी है विकर्ण आव्यूह की। तो विकर्ण आव्यूह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक उदाहरण पहले देख लीजिए इसका। जैसे आपको लिखा हो 2 3 1 0 0 0 0 0 0। हमने क्या कहा? मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर शेष अवयव शून्य हो, और मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य न हो तो ऐसे अवयव को हम विकर्ण अवयव कहेंगे। मुख्य विकर्ण को छोड़कर, ये विकर्ण है मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य हो तो उसको हम बोलेंगे विकर्ण अवयव। मुख्य विकर्ण था ये। और ध्यान दीजिए इसके पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में क्या था कि मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो, शेष अवयव शून्य हो। तो दोनों में डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस। क्या है समझिए? डिफरेंस ये है कि वहां सभी अवयव 1 1 थे मुख्य विकर्ण के, और बाकी सब 0 थे। यहाँ भी बाकी सब 0 है, लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव 1 हो ये जरूरी यहाँ नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है ये हम लोग समझेंगे। स्केलर अदिश आव्यूह किसे बोलते हैं? अदिश आव्यूह कोई ऐसा आव्यूह होगा कि जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ करके शेष अवयव शून्य हो। बशर्ते याद रखिए मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। जैसे 2 2 2, तो मुख्य विकर्ण के अवयव सेम हो गए, बाकी अवयव क्या हो? शून्य हो, तो इसको हम अदिश आव्यूह कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है के, यहाँ हमने क्या लिख दिया? सब जगह के लिख दिया है मुख्य विकर्ण में, बाकी अवयवों को हमने 0 कर दिया। तो इसे हम लोग बोलेंगे ये हमारा अदिश आव्यूह हो जाएगा। अदिश आव्यूह ऐसे आव्यूह को कहते हैं जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और शेष अवयव शून्य हो, तो उसको हम अदिश आव्यूह कहते हैं। 10वें आव्यूह को हम लोग पढ़ेंगे उप आव्यूह। तो सब मैट्रिक्स बोलते हैं, सब मैट्रिक्स किसे कहते हैं? उपाव्यूह। तो किसी भी आव्यूह के कुछ पंक्तियों तथा स्तंभों को छोड़ देने पर शेष सभी अवयवों से बने आव्यूह को उपाव्यूह कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी आव्यूह के कुछ पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ देने से बने शेष अवयवों से नए आव्यूह को उपाव्यूह कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ, जैसे मान लीजिए यदि दिया है ए बराबर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एल एम एन, और हमने क्या किया? इसकी एक पंक्ति और एक स्तंभ को छोड़ दिया, तो हमने क्या देखा? बचे 4 अवयव। कौन कौन? क्यू, एम, आर और एन। तो ये हमारा एक नया अवयव है, और ये अवयव क्या है? कुछ अवयवों को लेकर के बना है, और सभी के सभी अवयव कहाँ मौजूद थे? हमारे पुराने वाले अवयव में। तो इस अवयव को हम बोलेंगे उप अवयव। उप अवयव बोलेंगे, किसका बोलेंगे? उप अवयव ए का। तो ए का एक उप अवयव ये बन गया। बहुत सारे उप अवयव बन सकते हैं। अगर हम पहले कॉलम को छोड़ दें तो देखिए 6 अवयव फिर भी बच जाएंगे। कौन कौन बच जाएंगे? एक्स, टी, एल, वाई, क्यू, एम। तो ये भी एक उपाव्यूह हो जाएगा। इस अवयव ए के लिए अगर हम नीचे वाले कॉलम को छोड़ें तो ये हमको दिखेगा एक्स वाई जेड और पी क्यू आर।
तो ये भी एक उपावयव हो जाएगा इसके लिए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी अवयव के कुछ पंक्तियों या स्तंभों को छोड़ देने से शेष अवयवों से मिलकर बना अवयव उपावयव कहलाता है। अवयवों की समानता, की समानता अर्थात इक्वेलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की इक्वेलिटी को समझने के लिए इसके लिए दो कंडीशन हैं, समझेंगे। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये है कि अवयवों की कोटि बराबर हो। अवयवों की कोटि क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और दूसरी चीज, संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अभी हम लोग समझ लेंगे इसको। अर्थात संगत अवयव बराबर होने चाहिए। जैसे समझिए, यदि दिया हो x y p q और यहाँ दिया है 1 2 3 4, तो इन दोनों में समानता है। समानता क्या है कि कोटियां दोनों की बराबर हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं, इसमें भी 2 पंक्तियां हैं। स्तंभ देखिए 1 2 और यहाँ भी स्तंभ है 2, तो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, इसमें भी 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, इसमें। अर्थात पहली शर्त हुई पूरी कि कोटियां बराबर होनी चाहिए। कोटि बराबर होने का मतलब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर। हमने बराबर पंक्ति स्तंभ देख लिए। अब यदि ध्यान दीजिएगा, अब यदि ये अवयव इसके पहले अवयव से मैच करता हो, y मैच करता हो 2 से, p मैच करता हो 3 से और q मैच करने लगे 4 से। अर्थात यदि ध्यान दीजिएगा, x बराबर हो 1 के, y बराबर हो 2 के, p बराबर हो 3 के, और q बराबर हो 4 के, तो ऐसे में इन दोनों अवयवों को हम लोग कहेंगे दोनों अवयव समान। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका, जिसमें हमको 2 अवयवों को एक दूसरे के बराबर दिखा दिया है। इसका मतलब कह रहा है कि दोनों अवयव समान अवयव हैं, तो हमको इसमें x y z का मान ज्ञात करना। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, दोनों अवयवों के संगत अवयवों को एक दूसरे के बराबर दिखा देंगे, हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। हल करेंगे इसे, क्योंकि दिया हुआ है ये वैल्यू इसके बराबर है, तो तुलना करने पर हम लोग क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए, इसका 4 बराबर होगा उसके y के। क्यों? क्योंकि ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, उसमें पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव y है, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4। ये पहला आंसर आ जाएगा y का मान। अब यहाँ देखिए, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव z है, और यहाँ पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है 3, तो z बराबर आपका हो जाएगा 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है x, और यहाँ दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है 1, तो x बराबर होगा आपका 1 के। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल। तो एक अन्य एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, जिसमें दिया है x प्लस y और ये दूसरा अवयव है इसमें x माइनस y। तो एक अवयव यहाँ दिया हुआ है जो कि बराबर बताया जा रहा है 1 और 3 वाले इस अवयव के। ध्यान दीजिएगा, दोनों अवयव बराबर है, दिया हुआ है हमें, और x y का हमें मान ज्ञात करना है। तो सिंपली हम x y का मान ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करना है? तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि सच में क्या ये बराबर है। तो इसमें पंक्तियों की संख्या देखिए, एक पंक्ति है 1 और ये 2 पंक्तियों की संख्या, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 2। स्तंभ देखिए, एक ही स्तंभ है ये, क्योंकि x प्लस y जुड़ जाएगा तो ये एक पद है,
x माइनस वाई ये भी एक पद है, तो एक पद ऊपर एक पद नीचे, तो ये एक स्तंभ हुआ, एक स्तंभ ये, अर्थात यहाँ दो पंक्तियां और एक स्तंभ, यहाँ भी दो पंक्तियां और एक स्तंभ, दोनों अवयव ऑफ कोर्स बराबर हैं। अब हम लोग एक्स वाई का मान ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं क्या करना है, दोनों अवयवों को समान होने पर दोनों में हम तुलना कर सकते हैं। तुलना कर देंगे तो तुलना करने पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को लगाने के लिए दोनों को बराबर लिख दिया जाता है कि दिया है इतना बराबर ये। अब उसके आगे से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो को हम लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, इसलिए अब हम लोग तुलना करते हैं डायरेक्ट। तुलना किस तरह से करना है, ध्यान दीजिएगा कि ये पहला अवयव हमको दिख रहा है x प्लस वाई, ये बराबर होना चाहिए किसके, एक के, x प्लस वाई बराबर एक। और यहाँ दूसरा अवयव है x माइनस वाई, जो कि बराबर किसके है, 3 के। इनको हम समीकरण मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2। अब हम लोग क्या करें, यहाँ x प्लस वाई दिख रहा है, यहाँ x माइनस वाई, इन दोनों समीकरणों को यदि जोड़ लें तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x मिलके 2x हो जाएगा, और 1 और 3 जोड़ के हो जाएगा 4। 2 से 4 को काट देंगे तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा। अब ये x का मान हम किसी समीकरण में रख दें, 1 2 किसी में भी रख दें, तो पहले में रख देते हैं x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो x का मान 2 रख देंगे, 2 प्लस वाई बराबर 1, तो y बराबर 1, 2 को पक्षांतर कर लेंगे -2 हो जाएगा, और y बराबर आपका आ जाएगा -1। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर -1। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अवयवों का जोड़, किस प्रकार से अवयवों को जोड़ा जाता है, अवयवों का घटाना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन सीखना है हम लोग को। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर जाएंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अवयव की दिशा में। वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।